Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 12th of October 2023. From today's newspaper, we'll be talking about the Operation Ajay, why this operation is in the news. Then we'll be talking about the UN Security Council. What are the problems in this organization and how can we reform? Or what are the solutions which we can provide for it? Then we'll be talking about the GST regime and we need a broader plan to reform this thing. This is basically the title of the editorial in the today's newspaper. Then we'll be talking about the idea of remote voting. क्योंकि इलेक्शंस जो है जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही है, आचार संहिता सब जगह लग चुकी है, तो यहीं से आपके पास एक जो राइटर है वो रिमोट वोटिंग के आइडिया के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको वोट करने के लिए अपनी जो जगह है जहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से उनको वोट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम रिमोट वोटिंग का जो आइडिया है उसको थोड़ा सा समझेंगे, राइट। तो बिफोर वी गो टू द रिमोट वोटिंग, हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द ऑपरेशन अजय। कि ऑपरेशन अजय क्या है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो आप थोड़ा इसको डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा है। पैलेस्टीन और इजराइल की जो वॉर है वो चल रहा है, जिसमें गाजा स्ट्रिप के ऊपर ऑलमोस्ट इजराइल जो है पूरी तरह से अटैक किए जा रहा है। तो और ये बहुत ही भयानक एक क्राइसिस जो है मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है। तो इस पूरी वॉर के चलते हुए पूरा ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस हो रहा है, उस क्राइसिस की वजह से वहां पे इंडियन के जो सिटीजन है, इंडिया के जो लोग गए हुए हैं, वो जो फंसे हैं, उनको सही सलामत वापस अपने देश में बुलाने के लिए जो मिशन है, जो ऑपरेशन चलाया गया है, वो है आपके पास ऑपरेशन अजय। ठीक है। तो amid the intense fighting between the Israel Defense Forces, that is the IDF, and Hamas, India is set to get its citizens out of the conflict zone, with the Union Ministry of External Affairs launching the Operation Ajay to facilitate the return of the Indian citizens from the Israel. तो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि जो आपके पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जहाँ पे एस जयशंकर की स्पीच आपने बहुत सुने होंगे, बिकॉज उनका जो बोलने का तरीका है, जो जिस तरह से वो सटीक बोलते हैं, डिप्लोमेसी वो करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फेमस इस वजह से। तो वहीं पे आप बात करते हैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने ये ऑपरेशन जो है चालू किया है कि इसराइल से सही सलामत जो इंडिया के नागरिक है, जो रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन वहां पहुंचे थे, उनको सही सलामत वापस अपने देश में लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया, जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो है आपके पास ऑपरेशन अजय। तो वेडनेसडे को ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। द नेशन came under the unprecedented attack by the Hamas militant group that rules the Gaza Strip. अब बेसिकली हम क्यों बोल रहे कि इसराइल से हमको उनको प्रोटेक्ट करके लाना है, क्योंकि इसराइल पे बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है वहां का, जो कि गाजा स्ट्रिप वाले एरिया पे रूल करता है, उन्होंने बहुत लगातार नंबर ऑफ जो आपके पास मिसाइलें हैं वो इसराइल पे छोड़ी है। एक बहुत ही ये जो इसराइल का जो आयरन डोम था वो भी एक तरह से कंफ्यूज हो गया, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली जो मिसाइल है वो ड्रॉप करी गई थी, तो जिसकी वजह से ये पूरा जो क्राइसिस है वो स्टार्ट हुआ। The External Affairs Ministry stated the government was fully committed to the safety and well-being of our nations abroad. स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स भेजी गई और अरेंजमेंट्स जो है पूरी तरह से किए गए कि पूरी तरह से सेफ तरीके से हम उनको यहाँ पे ला सके। इंडिया की जो इसराइल के अंदर एम्बेसी है, हैव ईमेल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजंस फॉर द स्पेशल फ्लाइट टुमारो। देखो, हर कंट्री में जहाँ पे हमारे रिलेशन अच्छे हैं वहां पे हमारी एम्बेसी है। तो इसराइल के अंदर इंडिया की जो एम्बेसी है, उन्होंने ईमेल के थ्रू जो आपके पास रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन वहां पे गए हुए हैं उनकी लिस्ट भेजी, और वहीं से उनके लिए जो स्पेशलाइज्ड फ्लाइट है, जो स्पेशल फ्लाइट है, वो बुक कर दी गई कि किस तरह से उनको वापस यहाँ पे लाया जाना है। मैसेजेस टू द अदर रजिस्टर्ड पीपल विल फॉलो फॉर द सब्सिक्वेंट फ्लाइट। कम से कम 20,000 इंडियंस जो है कंट्री में रहते हैं, विच इज करंटली एट द वॉर विद पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास। स्टैंडर्ड इंडियंस हैड गोन टू इजराइल फॉर द फर्दर स्टडीज, बिजनेस या फिर टूरिस्ट। और बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने गए थे, बिजनेस के तौर पे गए थे, घूमने गए थे, राइट। तो ये सब वहां पे एक्चुअली फंस चुके हैं, उनको वहां पे हमको निकालना है। अब इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ये हमास का क्या रोल है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि लगातार उसने जो है मिसाइलें छोड़ दी इजराइल के ऊपर। तो ये हमास का यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम समझते हैं। हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमास का जो फाउंडेशन है वो 1987 में हुआ। अब इस पूरे ग्रुप का स्टैब्लिश होने का इकलौता जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, दैट द एम of establishing an Islamic State in Palestine and has been designated as terrorist organization by several countries, including the US, the Canada, and the European Union. Hamas has been responsible for numerous attacks against the Israeli civilians, the military targets, including the suicide bombing, rocket attack और kidnapping जैसे यहाँ पे जो तरीके हैं ये लोग अपनाते हैं। यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व है। 2007 के बाद में जो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वहां पे जो गवर्नेंस होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नेंस पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो, उसमें भी इन हमास मिलिटेंट ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। Hamas role in conflict has been a major obstacle to the peace negotiations between the Israel और Palestine. इसराइल और पैलेस्टीन ये जब भी आपस में पीस नेगोशिएशन करने की सोचते हैं या फिर समझौता करने की सोचते हैं तो इसमें हमास जो एक बहुत ही बड़ा हर्डल बन के सामने आता है। हमास justifies its action against Israel by claiming that it is fighting for the liberation of Palestine from Israel occupation. The group also cite Israel policies जैसे कि the settlement expansion, the blockade of the Gaza and the treatment of the Palestinian prisoners as reason for its action. So this is it about the Operation Ajay. Now let's talk about the second topic, which is your United Nations Security Council. कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, आप इसको किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हो, वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। If I talk about the UNSC, United Nations Security Council, 1945 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में सबसे पहले इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई बाय अ यूएन चार्टर। अब आप बोलोगे कि ठीक है, बट ये एग्जैक्टली है क्या? Whenever we talk about the United Nations, this United Nation has 6 principal organs. इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके पास 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में 5 जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि 5 कंट्रीज यहाँ पे आपके पास परमानेंट होगी और जो 10 है वो यहाँ पे आपके पास नॉन परमानेंट जो कंट्रीज है वो होगी। इन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। I repeat that UNSC was established by the UN Charter in 1945. It is one of the 6 principal organs of the United Nations. It has 15 members, 5 permanent members है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो कि 2 साल के लिए इनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। The 5 permanent members जैसे कि यहाँ पे आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है, रशियन फेडरेशन है, फ्रांस है, चाइना है और यूके। India has served 7 times in the UNSC as a non-permanent member. जैसे हमने कहा यहाँ पे 10 कंट्रीज जो होती नॉन परमानेंट होती, लेकिन सिर्फ 2 साल के टर्म्स के लिए उनको बनाया जाता है। तो इंडिया जो है यहाँ पे 10 बार, ठीक है, अगर हम 7 बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूएनएससी में सर्व कर चुकी है। India entered the UNSC for the 8th time in January 2021. Okay. Now, give me a second. I think I have moved to the last slide. All तो पूरे यूएनएससी में जब आप इसका स्ट्रक्चर समझ चुके हो कि यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है और इंडिया का जो रोल है वो नॉन परमानेंट के अंदर है, 7 बार हो चुकी है, 8वीं बार जो 2021 में हुआ था। तो इस पूरे मुद्दे में यूएनएससी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हम इसको रिफॉर्म लाने की जो बात है वो क्या है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट नहीं। कैसे एडिक्वेट नहीं है? यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे है 15 मेंबर, इन 15 में से 10 नॉन परमानेंट था और 5 जो है आपके पास परमानेंट था। यहाँ पे अफ्रीका जैसे कंट्री कॉन्टिनेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीज है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट विद मैक्सिमम कंट्रीज, दीज आर 54 कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अगर पूरी ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करें तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड है। अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट को अगर आप मिस करोगे तो आप ग्लोबल इश्यूज को कैसे डील कर रहे हो? तो यहाँ पे
एक आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज में एज अ लीविंग आउट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ ग्लोबल ओपिनियन टू हैव अ वॉइस इन द हाईएस्ट सिक्योरिटी सम। देन द इम्पोर्टेंट कंट्रीज जैसे कि पूरे विश्व में आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जिनका बहुत ही जियो पॉलिटिक्स पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया को देखा जा रहा था कि नेगोशिएट करे आपके पास। अभी जो इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी इंडिया का जो स्टैंड है उसको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बेसिकली इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जियो पॉलिटिक्स। तो इन सब कंट्रीज जो है उनका अभी तक कोई परमानेंट मेंबरशिप उनको नहीं मिल पाती है। ये एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड। देन द जियोपॉलिटिकल राइवलरी विद द 5 P5, जो P5 आपके पास जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है इनके आपस में झगड़े होते रहते हैं, राइट? So the geopolitical rivalry among the permanent members has prevented the UNSC from coming up with effective mechanisms to deal with the global issue. So taking the current world order as an example, the P5 members जैसे कि यूएस है, रशिया है, चाइना है, ये थ्री पोल्स है ऑफ द ग्लोब हैविंग वेरी जियोपॉलिटिकल सिवियर इशू, जैसे कि ताइवान इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर। फिर यहाँ पे सोवरेनिटी को खतरा है, थ्रेट टू द स्टेट सोवरेनिटी। As a principal organ of international peacekeeping and conflict resolution, the UNSC is responsible for keeping the peace and managing the conflict. Its decisions are binding on all the countries, unlike the General Assemblies. This means that any state sovereignty can be encroached upon if necessary by taking action, जैसे कि imposing the sanction. Solution क्या हो सकता है? आप इसका डेमोक्रेटाइजेशन करो सबसे पहले। ये जो यूएनएससी है, तो यहाँ पे तो P5 और बाकी की जो कंट्रीज है इसमें बहुत ही बड़ा आपको इम्बैलेंस नजर आता है। तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, अर्जेंट नीड्स पे। यू हैव टू मेक इट डेमोक्रेटिक, इसमें लेजिटिमेसी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे पीस सिक्योरिटी जो ऑर्डर है वो मेंटेन करे। यूएनएससी को जो आपको पास एक्सपेंड करना पड़ेगा, वाई द चेंजिंग नीड ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग इट्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट, ताकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल पीस की तरफ से और ज्यादा काम कर पाए। रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसको लेके भी यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। और इंडिया का क्या रोल है? इंडिया, गिव मी सेकेंड। अगर हम इंडिया के रोल के बारे में बात करते हैं, इंडिया एज अ करंट वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी can start by drafting a resolution containing a comprehensive set of proposals for reforming the UN. सितंबर 2022 में इंडिया ने यूएनएससी रिफॉर्म को लेके पुश किया था। दो सेपरेट ग्रुप की मीटिंग्स में G4L69 एक न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली। एज इंडिया लीड्स द ग्लोबल साउथ, व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ये पूरा आपके पास ग्लोब है या फिर वर्ल्ड है। जो भी कंट्रीज, आप इसको बिल्कुल भी इस तरह से मत समझिएगा कि इक्वेटर के साउथ में जो भी कंट्रीज है ग्लोबल साउथ में आती है, ना। दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इन द साउथ, बट यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जो कि नॉर्थ में भी है। तो ग्लोबल साउथ जो है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको यहाँ पे ग्लोबल साउथ का जो नाम है वो दिया जा रहा है ग्लोबल साउथ, जिसमें इंडिया जो है लीड कर रही है। So it needs to revitalize its engagement with its traditional partners in the global south by articulating their peace security concerns in the UN. नेक्स्ट है आपके पास जीएसटी रिफॉर्म्स। देखो, इसको हम इकोनॉमिक्स का अगर टाइम मिला तो या तो हम अभी लास्ट उसमें कर लेंगे, वरना हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में इसको करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिमोट वोटिंग के बारे में। वाई द नीड इज फॉर द रिमोट वोटिंग, और यहाँ पे जो इसके बारे में बात हो रही है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। रिसेंटली हुआ क्या, रिमोट वोटिंग का अगर हम कंटेक्ट देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम प्रपोज किया है। यानी जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होते हैं टू वोट इन द नेशनल एंड द रीजनल इलेक्शन, the election commission proposed using this in the state assembly election as a pilot so internal migrants within a state can cast their ballots. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, वोटिंग टर्नआउट में आपको कमी देखी जाती है,
2019 का अगर जनरल इलेक्शन देखें तो 91% जो कि एलिजिबल सिटीजन्स हैं, they were registered with 67% of them coming out to the vote. I repeat, यहाँ पे 91% जनता जो थी वो रजिस्टर्ड थी कि हाँ आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, लेकिन वोट देने के लिए सिर्फ 67% जनता आई थी, यानी जो टर्नआउट है वोटिंग का वो कम हुआ, which is highest voter turnout in the nation's history. So it is however worrying that a third of the eligible voters, a whopping 30 crore people do not vote. यानी कम से कम 30 करोड़ तक की जो जनता है वो वोट नहीं कर पा रही है, यानी कुछ ना कुछ, एक है कि इच्छा से वोट नहीं करे, लेकिन मोस्टली केसेस में देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स है, माइग्रेंट वर्कर्स नहीं आ पा रहे, कुछ बाहर रह रहे हैं, there are certain problems. Internal migration. One of the reasons for less voter turnout remained the internal migration that took electors away from their home constituency. एक रीजन क्या है, जब आप इंटरनली माइग्रेट करते हो तो आप जितना जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आपको वोट लगता है आप वहां से कहीं और चले जाते हो, ठीक है, सॉरी, electors can have the names added to the electoral roll of the constituencies they ordinarily reside in, but many choose to retain the voter ID from their home constituencies for various reasons. सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं. दे हैड एलीस्ट डिनायल ऑफ वोटिंग अपॉर्चुनिटीज टू द माइग्रेंट्स. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में डायरेक्शन दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको रिमोट वोटिंग का जो सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. इंक्रीजिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, कम से कम 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड एज ई श्रम पोर्टल. अगर रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छे रैमिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं. इसी से रिलेटेड जो है दो क्वेश्चन देखते हैं. 2009 में प्रीलिम्स के अंदर आपके पास एक सवाल पूछा गया था दैट द सिक्योरिटी काउंसिल of the United Nations consists of 5 permanent members. Remaining 10 members are elected by General Assembly for term of कितने टाइम तक. तो आंसर क्या है, 2 साल. अभी हमने कहा कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है और इनको 2 साल तक इलेक्ट किया जाता है. फिर 2015 में मेंस का क्वेश्चन बताया गया था, दिया गया that discuss the impediment of India facing in its pursuit of permanent seat in the UN Security Council. Okay, so thank you so much.